हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा ये नेशनल इनकम की सीरीज चल रही थी जिसमें हम ये 3 मंत्र सीख रहे थे अपने फॉर्मूले बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट मंत्र हमने सीखा था ग्रॉस एंड नेट, सेकंड मंत्र हमने सीखा था डोमेस्टिक एंड नेशनल का, ये थर्ड मंत्र आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को लेकर के। तो क्या है ये थर्ड मंत्र, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, क्या है ये चीज़, क्या ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। आइए शुरू करते हैं। सो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, उसको समझने के लिए देखिए हम फैक्टर कॉस्ट से शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जो फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट होता क्या है बेसिकली। तो देखिए हमें मालूम है कि फैक्टर कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने में उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सपोज दैट उसने कोई लैंड या कोई बिल्डिंग अगर लिया है तो उसके क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। उसने प्रोडक्शन करने के लिए सपोज दैट बैंक से लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसी तरीके से सपोज दैट उसने लेबर हायर किए हैं, तो लेबर अगर हायर किए हैं तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। तो ये जो भी वो वेजेस पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, यही सब क्या होता है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर जो भी पे वो कर रहा है, जो भी खर्च वो कर रहा है, एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर कर रहा है, वो ओवरऑल क्या बनता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। तो देखिए समझिए इसको कि हमने बात करी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर को सपोज दैट प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसने फॉर एग्जांपल के लिए लेबर हायर किए और लेबर को उसने क्या प्रोवाइड किया, वेजेस प्रोवाइड किए। उसने लोन लिया बैंक से, लोन के ऊपर क्या पे कर रहा है, वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसी तरीके से उसने लैंड या बिल्डिंग ली तो उस लैंड और बिल्डिंग का क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। सपोज दैट इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा है तो उसमें उसको क्या पे करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करना पड़ रहा है, बिल की पे करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो वो पे कर रहा है इन सर्विसेज के बदले में, जो भी उसने सर्विसेज ली हैं, जो भी फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट उसने लगाए हैं, उसके बदले में जो भी चीज़ वो पे करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि कोई ABC कोई कंपनी है। अब ये ABC कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट अपने आप सोच लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप सोच लीजिए। तो वो ABC कंपनी कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो आपको अच्छा लगता है, सोचिए। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में उस कंपनी ने वो सभी फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स इनपुट का क्या किया, यूज किया उनको, और उस फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स को यूज करके उसने ये सारी की सारी चीजें क्या करी, पे करी। ठीक है। अब ये जो सब चीजें उसने पे करी, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल उसने परचेज किया, ये सब चीजें उसने पे करी। तो इन सबको ऐड करके सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो उसका एक यूनिट जो उसने प्रोडक्शन किया, वो एक यूनिट प्रोडक्शन उसका बना फॉर एग्जांपल के लिए 5000 रुपीज का। तो ये 5000 रुपीज क्या है, ये 5000 रुपीज इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस पर्टिकुलर कंपनी का ये 5000 रुपीज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये जो प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया, अब ये प्रोडक्शन मार्केट में क्या होगा, सेल होने के लिए जाएगा। तो ये ABC कंपनी है, इस ABC कंपनी से ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कहाँ जाना है, सेल होने के लिए मार्केट में जाना है। लेकिन मार्केट में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को एक टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। भैया प्रोडक्शन कर रहा है तो उस प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट क्या होगा, इस कंपनी से बाहर निकलेगा और मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा। और बेसिकली ये टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इसको एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको हम
बेसिकली एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स उसने पे किया किसको, गवर्नमेंट को। तो अब ये जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाया था, ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या होगा, सेल होने के लिए जाएगा। तो अब ये समझिए यहां पर कि जो भी उसने फैक्टर कॉस्ट बियर करी एक प्रोड्यूसर ने, और उसके ऊपर जितना उसने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, आईटी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो जब ये फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों का सम ही क्या बनता है, मार्केट प्राइस बनता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 5000 रुपीज का प्रोडक्ट बना था और उसने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना, वो सपोज दैट 1000 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स उसने पे किया गवर्नमेंट को, ठीक है। मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि 1000 हो, कम हो सकता है, होता है वैसे, इतना ज़्यादा तो टैक्स लगेगा नहीं एक किसी गुड को बनाने में, बट फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया 1000 रुपीज टैक्स पे किया। तो फैक्टर कॉस्ट कितना था, फैक्टर कॉस्ट 5000 रुपीज, टैक्स कितना पे किया, 1000 रुपीज। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारा, ये आ गया 6000 रुपीज। तो ये 6000 रुपीज इज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी इट मीन्स जो मार्केट प्राइस होता है, वो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा मार्केट प्राइस निकल आएगा। क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अभी इसमें एक गड़बड़ है, थोड़ा सा कुछ मिस है इसमें। वो क्या मिस है, देखिए और समझिए, उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये अभी अधूरा कॉन्सेप्ट है, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी अधूरा ज्ञान लेके मत जाना, बैठे रहो आराम से और अभी समझो आगे का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें कि वो क्या है। अब देखो, हमें एक चीज समझनी है कि जो गवर्नमेंट ने ये टैक्स कंपनी के ऊपर लगाया था, उस टैक्स को तो हमने क्या कर लिया, इस फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। उस टैक्स को हमने इंक्लूड कर लिया और हमने बोल दिया कि जो मार्केट प्राइस है 6000 रुपीज है। लेकिन यहां पर एक बात और है जो हमको समझनी है, वो ये कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी भी तो प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो अब ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई। हम एक तरफ सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार आप टैक्स ले रहे हो हमसे, ये टैक्स लगा रहे, जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, इतना टैक्स हमसे कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी कि भैया अगर मैं टैक्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब्सिडी भी तो दे रहे, तो इसको भी तो देखो ना, सिर्फ ये इनडायरेक्ट टैक्स मत देखो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ये सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है, इस सब्सिडी वाले कॉन्सेप्ट को भी हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है क्या, पहले सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सब्सिडी होती क्या है। देखो सब्सिडी बेसिकली क्या है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। सपोज दैट एक सेलर है, मान लेते हैं कौन है, बाबू भैया है। ये बाबू भैया क्या करते हैं, ये बाबू भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, ये मान लो यूरिया सेल करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो सेल करते हैं, पंप सेट ट्यूबवेल्स जो हैं वो सेल करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है बेसिकली वो यूज़ करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो फर्टिलाइजर्स जो हैं उसको सेल करते हैं बाबू भैया। अब जो फर्टिलाइजर का एक पैकेट है, सपोज दैट वो पैकेट कितने का है, 1000 रुपीज़ का है। कितने का है वो, 1000 रुपीज़ का है। अब हमारे फार्मर्स बाबू भैया के पास आते हैं और उनसे क्या करते हैं, 1000 रुपीज़ का वो फर्टिलाइजर परचेज करते हैं। अब सरकार ने देखा कि यार हमारे जो ये फार्मर हैं, ये 1000 रुपीज़ का वो फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहे हैं। तो सरकार को एक चीज़ समझ में आई कि यार ये जो फार्मर हैं, अब चलो कुछ फार्मर ठीक हैं, बढ़िया है, उनका हिसाब किताब मामला ठीक है, रिच हैं, पैसा है उनके पास, लेकिन मोस्टली जो फार्मर हैं वो उतने रिच नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि 1000 रुपीज़ का फर्टिलाइजर्स परचेज करें। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ये अपने फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स को ये 1000 रुपीज़ में ना प्रोवाइड करके कम में प्रोवाइड करवाएं। तो गवर्नमेंट जो है वो किसके पास आई, बाबू भैया के पास आई और बाबू भैया को बोला कि बाबू भैया ऐसा है
कि जो ये आप 1000 रुपीज़ का फर्टिलाइजर्स फार्मर को सेल कर रहे हो ना, ये 1000 रुपीज़ में आप ये फर्टिलाइजर्स फार्मर को सेल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप जो ये फर्टिलाइजर्स है वो 500 रुपीज़ का क्या करोगे, फार्मर को सेल करोगे। यानी कि फार्मर से आप कितना चार्ज करोगे, 500 रुपीज़ जो है वो चार्ज करोगे। देख लो, खबरदार अगर 1000 रुपीज़ फार्मर से आपने कलेक्ट किया तो बिल्कुल नहीं। कितना लेना है, सिर्फ 500 रुपीज़ लेना है। अब हमारे बाबू भैया परेशान कि यार 1000 का जो प्रोडक्ट है वो मैं 900 का खरीदा, 100 रुपीज़ में अपना प्रॉफिट लेता हूँ। अब मैं 500 में बेचूंगा तो मैं तो नुकसान में हो जाऊंगा, लॉस हो जाएगा मेरा। तो उसने सरकार को बोला कि सरकार ऐसा है कि अगर 5000 में मैं फार्मर को बेचूंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरे को क्या प्रॉफिट है, फिर मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो दुकान बंद कर देता हूँ, है ना, शॉप बंद करके चला जाता हूँ घर। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा है, टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि आप फार्मर को 500 रुपीज़ में बेचो, बाकी के जो 500 रुपीज़ आपके बचते हैं वो आपको कौन पे करेगा, वो हम आपको पे करेंगे। कौन पे करेगा, हम, यानी कि कौन, गवर्नमेंट पे करेगी। तो अब देखो 500 रुपीज़ कौन पे कर रहा है, फार्मर पे कर रहे हैं, बाकी के जो रेस्ट 500 रुपीज़ बच रहे हैं वो कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही। तो बाबू भैया को ऑटोमेटिकली कितना पैसा मिल गया, उसके फर्टिलाइजर्स का 1000 रुपीज़ जो पहले मिल रहा था वही मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर को 500 रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। क्लियर होगी ये बात। तो इस सब्सिडी का ये कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं सब्सिडी और डिस्काउंट को लेकर के, दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में क्या होता है, बेसिकली जो भी मार्केट प्राइस होता है ना, इस मार्केट प्राइस से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेस पे करते हैं, ठीक है। जो भी मार्केट प्राइस होगा उस मार्केट प्राइस से हमेशा लेस पे करेंगे। अब सपोज दैट 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बोल दिया, इसके ऊपर बोल दिया 50% ऑफ, ठीक है, 50% डिस्काउंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसका 50% यानी कि 500 रुपीज़ ही क्या करना है, पे करना है उस प्रोडक्ट के लिए। तो देखो डिस्काउंट के केस में क्या हुआ, जो भी मार्केट प्राइस है एक्चुअल में पे उससे कम किया जा रहा है। 1000 रुपीज़ प्राइस था, पे कितना कर रहे हैं, 500 रुपीज़ कर रहे हैं। लेकिन सब्सिडी के केस में क्या होता है, एक्चुअल में जो प्राइस होगा ना उसी प्राइस के इक्वल पे करना पड़ेगा। अब वो अलग चीज़ है कि उसका कुछ पार्ट कोई और कुछ पार्ट कोई पे करेगा। जैसे यहाँ पर 500 रुपीज़ फार्मर पे कर रहे थे और 500 रुपीज़ गवर्नमेंट पे कर रहे थे, लेकिन जो मार्केट प्राइस जो इस फार्मर को, इस बाबू भैया को मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, पहले भी 1000 मिल रहा था और अब भी कितना मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है किसके बीच में, सब्सिडी और डिस्काउंट के बीच में। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों को लेकर के। तो अब ये सब्सिडी हमने समझ लिया, तो अब इस सब्सिडी का करें क्या। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप लोग इतना दिमाग लगा रहे हो अपना कि मैंने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया आप उसको ऐड कर रहे हो, तो अब मैं भी अपना दिमाग लगाता हूं। तो मैं ये बोलता हूं कि जो ये सब्सिडी हम दे रहे हैं ना, इस सब्सिडी को हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो ऐसे केस में जो ये इनडायरेक्ट टैक्स हमने इंक्लूड किया था, इस इनडायरेक्ट टैक्स में से गवर्नमेंट क्या करवाती है, ये जो सब्सिडी है ना, इस सब्सिडी को माइनस करवा देती है। गवर्नमेंट बोलती है सब्सिडी माइनस करो, ठीक है। अब सब्सिडी क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो अब ये देखो सब्सिडी कितना दे रही थी गवर्नमेंट, 500 रुपीज़ दे रही थी। तो इसमें से 500 रुपीज़ क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जब 500 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 6000 हुआ था माइनस 500 रुपीज़ सब्सिडी। अब देखो कि जो एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस आया वो मार्केट प्राइस कितना आया, दैट इज 5500 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, ये अब मार्केट प्राइस है। तो जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो इस मार्केट प्राइस को किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप बोलोगे कि सर आपने लिखा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अब यहां लिख रहे हो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का डिफरेंस होता है। इसलिए IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी की जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो आई होप इतना ये आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो ये समझने वाली चीज़ है, इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं, नोट करने वाला अब होगा। तो अब देखते हैं आगे और समझते हैं इसको और कि अब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा इस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से। चलिए देखिए। तो चलिए देखिए, अब मैंने यहां पर लिखा है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या इसको मैंने कहा किस तरीके से लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो इट मींस कि अगर हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो तो इस मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, इस फैक्टर कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो जब फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा मार्केट प्राइस। ठीक है। अब अगर सपोज दैट मुझे क्या करना हो, फैक्टर कॉस्ट चाहिए हो, तो फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस में से क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। और सपोज दैट हमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। बाकी जो वैल्यू हमने ली थी उस वैल्यू से आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो वो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया। फैक्टर कॉस्ट कितना था हमारा, फैक्टर कॉस्ट हमने लिया था 5,000 रुपीज़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लिया था हमने, 1,000 रुपीज़। और सब्सिडी कितना लिया था, सब्सिडी लिया था 500 रुपीज़। अब यह है, इसमें आप इन वैल्यूज़ को रख सकते हो फॉर्मूले में और कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो। लेकिन अब सेम वही चीज़ कि ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बताया ना हमें याद नहीं करना, हमें तो ये मंत्र सीखने हैं। तो अब इसके बेसिस में जो मंत्र हमको बनाना है थर्ड वाला, वो क्या है देखिए। तो एक तरफ हमारा मार्केट प्राइस हो गया, अब मार्केट प्राइस बड़ा होता है, और एक तरफ हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। जैसे पहले बताया था, जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, कोई बड़ा भाई छोटा भाई याद कर लो बस इसको। अब तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे यानी कि एफसी से एमपी की तरफ जाएंगे तो छोटा बड़े के पास जाएगा तो प्लस NIT। ठीक है। तो ये हमारा बन गया कौन सा, थर्ड मंत्र मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को लेकर के। इससे पहले जो दो पढ़े थे तो फर्स्ट याद होगा आपको, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा। बड़े से छोटे की तरफ गए, माइनस डेप्रीशिएशन, और छोटे से बड़े नेट से ग्रॉस की तरफ आए, प्लस डेप्रीशिएशन। ठीक है। एंड सेकंड क्या पढ़ा था, नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटा, माइनस NFIA, और छोटे से बड़ा प्लस NFIA। तो बस ये 1, 2 और ये थर्ड, ये तीन मंत्र आपको बस याद रखने हैं। इससे देखना कितना इजी आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो जाएगा, कितना इजी फॉर्मूले बनाने हो जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। बट इसको देखने से पहले वापस से फिर बोल रहा हूँ, इनसे पहले जो वीडियोस हैं प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। बाकी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, वहाँ पर कुछ और चीज़ें समझेंगे। और इसमें सीरीज़ में अभी बहुत सारी वीडियोस जैसे मैंने पहले भी कहा है आने वाली हैं, तो प्लीज़ बने रहिए और पूरा ये नेशनल इनकम की सीरीज़ को देखिए। उसके बाद देखना आपके लिए नेशनल इनकम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज के लिए था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।